तो फिर हम लोग एक बार बात करेंगे आधुनिक भारत में सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स और आप सभी को दोपहर का नमस्कार। तो 2 यूनिट पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। मैंने कहा था आप जब भी क्लास में आइएगा रिवीजन करके आइएगा। आई होप आप रिवीजन करके आए होंगे। देखो अभी आपकी यात्रा की शुरुआत हुई है। आप साउंड एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा इको है। आप केवल, हमने क्या कहा, हमेशा एक ही बात आपको बताई कि क्लास नोट्स पे कमांड कमांड कमांड, और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं जब तक हूँ आपको याद दिलाता रहूंगा, पुश करता रहूंगा। ठीक है। दूसरे बैचेज हों, दूसरे क्लासेस भी हों, कभी बीच में ब्रेक हुआ या कोई और 2 सब्जेक्ट शुरू हो गए, आपको बस पुराने क्लास नोट्स पे कमांड रखने हैं, वो जाना नहीं चाहिए हाथ से। ये आपकी ड्यूटी है। तभी आप डेवलपमेंट समझ पाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट। अदरवाइज फिर आप एकदम से कटा सा महसूस करेंगे। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने आ जाते हैं, तो शुरुआती क्लासेस में मैं सिस्टम बताता रहता हूँ लोगों को, ऐसे तैयारी करें आप। इसमें हमने कहा रिवीजन तो मस्ट है। रिवीजन नहीं है तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए। हम लोग आधुनिक भारत में 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। एक बार दोनों यूनिट का हम संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, रैंडम उसमें हम बात करते हैं। हम लोग आधुनिक भारत हिस्ट्री के, जो भारतीय इतिहास के 3 हिस्से हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, हम आधुनिक काल पे बातचीत हमारी चल रही है। और मोटे तौर पे हम इसमें 1750 से लेकर 1947, और फिर एक क्लास हम लेंगे 47 से 91 के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। एक मतलब 5-6 क्लासेस होंगी उसके ऊपर भी, ठीक है, बट वो अलग से ही होती है क्लासेस वो, जिसको हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक। तो आधुनिक भारत में क्लास की जब शुरुआत हुई थी, पहला टॉपिक था हमारा ब्रिटिश विस्तार या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद या विस्तार, अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता। कहाँ, आप सभी को याद होगा, तो हमने एक कहानी थोड़ी शुरू की थी यूरोप से लेकर के। हमने कहा यूरोप में कुछ बदलाव आ रहे थे, उस बदलाव का इम्पैक्ट भारत पर भी दिखा था, तो समझाया था। बहुत कम से कम बातें लिखाई थी। मेडाइवल इंडिया में हम उसको कवर करते हैं जब हम लोग बात करते हैं मेडाइवल इंडिया में यूरोपियन कंपनियों के बारे में, कि 1500 के आसपास कंपनियां सब आने लग गई थी भारत में, तो 1500 यानी मेडिवल इंडिया की बात हो जाती है। एक बैकग्राउंड दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया, तो अंग्रेज आखिर आए किस रास्ते से, क्यों, समुद्री मार्ग से क्यों आ रहे थे, कर क्या रहे थे, उसकी एक समझ थोड़ी समझाई थी केवल आपको। जरूरी है लेकिन वो बात समझ बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने शताब्दी या सदी या दशक या पूर्वार्ध या उत्तरार्ध, चतुर्थांश, इन सारे शब्दों को डिफाइन कर दिया था मैंने क्लास में, समझाया था आपको। उसके बाद 18वीं सदी में प्रमुख भारतीय राज्य और राजनीतिक दशा। मुगलों के पतन के बाद भारत में कौन कौन से राज्य थे, इसको समझाया भी था, थोड़ा लिखा भी दिया था। तो क्षेत्रीय राज्य भी कहते हैं। टॉपिक क्या कहलाएगा यदि हम कभी पढ़ेंगे इसको, रीजनल स्टेट 18, क्षेत्रीय राज्य 18वीं शताब्दी। ये नहीं पढ़ना होता है, संस्थापक का नाम या एक दो बड़ी घटनाएं जाननी होती हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। राजनीतिक दशा हमने एक ही शब्द आपको बता दिया था इसके बारे में। इसके बाद कहानी शुरू हुई थी विस्तार की, अंग्रेजों ने कैसे जीता भारत को, तो उसमें कर्नाटक में हमने 3 युद्ध के बात किए थे। कर्नाटक या कर्नाटक दोनों शब्द यूज कर रहे थे हम। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तमिलनाडु वाले इलाके में जो युद्ध हुआ था, तीनों का महत्व क्या था, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप याद होगा आप सभी को। 3 युद्ध कितने लोगों को याद है, तीनों युद्ध के बारे में? गजब का रिस्पॉन्स है यार, 100% रिस्पॉन्स है। ठीक नहीं हूँ, क्या हुआ तुम्हें? क्लास का तो कुछ देख लीजिएगा, बाकी तो क्लासेस चल रही हैं, आप कुछ रेफरेंस वगैरह कर लीजिएगा। पता है, वेरी गुड रानी अंजलि जी सर, 3य चरण चल रहा था।
तो हो गया था। याद है सर, वेरी गुड। ऑनलाइन बच्चे भी, शिवी, प्रिया, अरे बच्चियां ही क्यों लिख रही हैं कि हाँ सब ठीक है, लड़के कहाँ गायब हो गए हैं सब। चलिए, इसके बाद आपको याद होगा कर्नाटक युद्ध के बाद हमने बंगाल विजय की बात की थी, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध और द्वैत शासन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्लाइव एक संस्था के रूप में क्यों कहते हैं ये बात हमने समझा भी दी थी, लिखा भी दी थी। इजी था वो भी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। इसके बाद हम लोगों ने मैसूर में, यानी जो एक्चुअल कर्नाटक है आज का, वहां पे अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध का उल्लेख किया था। ठीक, चारों के बारे में चर्चा हुई थी। उसी में टीपू सुल्तान को अंग्रेज अपना खतरनाक शत्रु क्यों मानते थे, ये वाला बिंदु भी एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है। इसके साथ साथ राइटिंग वाली बात चल रही थी, तो याद होगा हमने राइटिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया था आपको, एक राइटिंग में हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्लियर ना। राइटिंग में हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, कितने स्टेज होते हैं, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, प्रभाव, महत्व, परिणाम क्या होते हैं, टिप्पणी और परीक्षण क्या होते हैं। अभी इतना क्लियर कर दिया था। अभी बस क्लास चलते चलते 2-4 दिनों में फिर मैं एक बार 57 तक आते आते मैं सारा सिस्टम आपका ये वाला सेट कर दूंगा। और पुरानी बातें भूलना नहीं है, परीक्षण का मतलब क्या बताया हमें हमने। आप कभी दुखी का क्लास में मैंने मेथड बताया है, शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार भी सुनने में कोई नुकसान नहीं है। या जो हमने बोला उसको लिख करके सोचने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि एक ही बार बात समझनी है, वो बात दिमाग में बैठ गई तो फिर वो बैठ गई, उसके बाद पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार बस बैठा लेना, इसमें करना क्या है। मैं, मुझे जो बताना था मैंने बताया, अब आपकी तस्वीर एक बार साफ हो जाएगी ना, इसको ऐसे परसीव करना है, ऐसे इमेज बनाना है, इस तरह से स्टैंड लिया जाता है। एक बार आप क्लियर, तो दौड़ना शुरू करते हैं फिर। टाइम लेता है, जल्दीबाजी नहीं है कोई आपको भी। सीखने आए हैं, और हमने शुरुआती क्लास में भी कहा था, क्लास में पीटी मेंस दोनों पढ़ाया जाता है, पर प्रारंभिक परीक्षा जब आप पढ़ने लगोगे तो मेंस के सामने वो बच्चा जैसा है, मतलब स्मॉल बेबी है। और जब हम आमने सामने और राइटिंग स्किल ही डेवलप नहीं किए तो क्या किए। वैसे आपके क्लास का रिस्पांस बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा वाला शानदार है, क्योंकि मैं खुद ही आपके पेपर यहीं बैठे बैठे देख रहा हूँ। 30-40 राइटिंग आ ही जाती है क्लास से, और अब सब लगभग लिखने लगे हैं। कईयों को तो हमने कहा मुझे लिख के मत दिखाया करो, जब तुम्हें कोई इशू हो तो तब मुझे दिखाओ। ये बच्चों को तो मैं कह चुका हूँ, तो इट्स ए गुड थिंग। एक बार राइटिंग का बस कॉन्फिडेंस लेना होता है, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो कौन रोकता है। अच्छा लगता है कुछ क्रिएट करते हैं तो, कुछ क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये सब बात करने के बाद आपको याद होगा हमने वेलेजली एवं साम्राज्य विस्तार, सारे बैकग्राउंड के साथ मैंने बताया था उसके बारे में। वेलेजली भी गवर्नर थे, जैसे क्लाइव गवर्नर था, टॉपिक कराया था। उसके बाद मराठों के साथ 3 युद्ध की बात की थी मैंने, आपको याद होगा है ना। ये जो मराठों का पूरा एरिया था, यहाँ पे 3 युद्ध की बात की थी, फिर मराठों का क्या हुआ ये भी समझाया था। इसके बाद हम लोगों ने सिंध और पंजाब की भी बात की थी, अफगानिस्तान की भी बात की थी। फिर डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार, कुल मिला के कंक्लूड कर दिया था इसको हमने। यूपीएससी में पिछले 10-12 साल में जितने सवाल पूछे गए हैं वो भी बोर्ड पे रख लिए थे हमने। आप एक बात समझिएगा, टॉपिक को इस तरह से तैयार करना है कि कोई भी प्रश्न आए हम उत्तर लिखें, न कि क्वेश्चन आ गया और उसका हम उत्तर लिख के याद कर रहे हैं। ये स्कूल वाला मॉडल है, कॉलेज वाला मॉडल है, यूपीएससी का मॉडल हो ही नहीं सकता। इस तरह के रास्ते पर जाने का मतलब है बहुत गजब की प्रतियोगिता है, इसमें गजब की प्रतियोगिता है। आप समझिए कि आप नहीं, आप उसको बहुत लंबा सफर हो जाएगा फिर आपका, जितनी उथल पुथल हो, जितनी हलचल हो, लेकिन हमें टॉपिक को याद रखना है और उस जानकारी का इस्तेमाल क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में यही स्किल रखने हैं आप, तभी बात बनेगी। आप गंभीरता को समझिएगा एग्जाम की, इस एग्जाम के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे बनना है, उसमें चाहिए लोग उस तरह से उस लेवल को अचीव करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तब जाके मेंस में नंबर पाते हैं और फिर सिलेक्शन पाते हैं। तो कैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आप टॉपिक के जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करिए क्वेश्चन पे जो पूछा गया है।
कई बार डिफिकल्ट लगेंगे आपको, लगने दीजिए ना, ये इतना इजी थोड़ी है ये। हम लोग हैं इसीलिए तो बस थोड़ा तरीका, समझने का तरीका चेंज कर देंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा ना, आपको लगेगा अच्छा ये यही पूछा है, ये वाली बात रहती है बस। जब तक डिफिकल्ट है, जब तक आप उस क्वेश्चन को सरल नहीं बना रहे हैं। हर डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक सरल वर्जन होता है, सिंपल वर्जन, आपको वो पकड़ना होता है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करें, यही सूत्र है इसका। देखो मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, सारे विषयों के बारे में तो मुझे नहीं ज्ञान है, बट आप किसी भी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स छोड़ करके ऑप्शनल जीएस का कोई भी क्वेश्चन लेकर के आ जाओ, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें ये पूछा जा रहा है, यही लिखना है हमें। वो बात हमें याद हो या ना हो, या मैंने पढ़ा हो, चूंकि मैं ऑब्वियस है आदत छूट गई हमारी, बट ये तो पढ़ के पता चल जाता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इतना कॉन्फिडेंस तो लेके चलना पड़ेगा हमें हमेशा। जैसे मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी, मैं कह रहा हूँ साइंस टेक, पॉलिटी, आईआर, डिजास्टर, कोई भी टॉपिक, सर ये क्वेश्चन पूछा है, आप एक बार रख दो, सर ये पूछा है, मैं पढ़ के बता दूंगा देखो इसमें ये पूछ रहा है। वो काम आप भी कर सकते हैं। भाई मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो हूँ नहीं, मतलब या मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड कि मैं सब सब्जेक्ट के बारे में बस, अच्छा इसमें पढ़ के लग जाता है, इसमें ये पूछ, छोटी छोटी बातें हैं जो कॉन्फिडेंस देती हैं हमें कि नहीं करेंगे ना इसको हम। ठीक है, तो ये तो बहुत एलिमेंट्री लेवल है, मतलब मैं एकदम क्लियर हूँ कि आप हिम्मत रखना ना, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी हैं, पढ़ते हैं ना जरा सवाल क्या पूछा है इकोनॉमी का, कुछ ऐसा पूछ रहा है, पढ़ के तो पता चल जाता है। ये वाली हिम्मत रखनी है सबको। सुन पा रहे हैं सभी लोग? अब सर्दी लगता है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, अब थोड़ी गर्माहट आ रही है क्लास में भी, है ना। पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हमने, ये हमारा पहला यूनिट था। वैसे हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट है जो हमने पढ़ा, पूरी हिस्ट्री में नहीं टफेस्ट माना जाता है ये भी। अब वो वही बात है, जैसे नेपोलियन एक बार अपनी सेना को लेकर इटली के अभियान पे जा रहा था, और आल्प्स पर्वत को लेकर बड़ा डर था। ठीक है, सैनिकों को बड़ा डर था कि वहाँ ठंड बहुत होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि भाई व्यक्ति वहीं जम जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। नेपोलियन काफ़ी समझदार सेनापति था, चालाक भी था, साहसी भी था। जैसे जब कभी आप मैप पे देखेंगे, मान लीजिए ये फ्रांस है आपका, इधर आपका इटली आ जाएगा, यहाँ पे आल्प्स क्रॉस करना था उसको, नेपोलियन को फ्रांस से क्रॉस करके इधर आना था। अब सैनिकों में उत्साह तो बहुत था कि नेपोलियन हमें लीड कर रहा है, बट डर भी बहुत था। कुछ पुराने इतिहास ऐसे थे, खौफ था सैनिकों में। जब भी सैनिक पूछते थे थोड़े से यात्रा के बाद, कब हम पहुंचेंगे हम लोग इटली, बस पर्वत कब आएगा, हम बताते हैं ना अभी तो बस नॉर्मल यात्रा है। जब पर्वत क्रॉस कर गया तब नेपोलियन ने बताया, ठीक है, पर्वत क्रॉस कर गए, सब मन में डिफिकल्ट, हार जीत सब यहाँ पहले से। ठीक है, क्लास के शुरू में कह दिया, जब वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, दिमाग में वो भी चलना शुरू हो जाएगा आप। ठीक है, क्योंकि एक पूर्व मध्यकाल है और एक ही है जहाँ बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। जब मल्टीपल कैरेक्टर आ जाते हैं, लगता है क्या चल रहा है इतिहास में। और थोड़ा रुक करके व्यू लोगे ना, ऐसे इंडिया का मैप बना के अंग्रेजों ने जीता पूरे भारत को, इस हिस्से को, इस हिस्से को, तो लगेगा अच्छा 2 मिनट का काम है। वो बस देखने का नजरिया होता है, पढ़ने समझने देखने का नजरिया होता है। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट अभियान था नेपोलियन, चूंकि वो उसको पता था कि लोग मन में हार के बैठे हुए हैं। इस टॉपिक के बाद हम लोग आ गए थे आर्थिक इतिहास पे, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की बात कर रहे थे हम। सबसे पहला हमने बताया था भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में। आई होप सभी को याद तो होगा ही होगा ये भी। जमींदारी बंदोबस्त बताया था हमने, रैयतवारी बंदोबस्त बताया था हमने, और महालवारी। पॉइंट्स केवल याद आएगा ना, 8 से 6 महीने के बाद भी आप अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी आपकी। जैसे मैं कहूँगा जमींदारी में मालिक कौन था भूमि का, तो वो निकल आता है। वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बस केवल होता, अपने आप कर लेंगे, बस पॉइंट्स याद रहेगा तो लिखने में आपको सुविधा। हमें चलना अगले स्टेज पे, इसलिए हमने कहा कि पीटी बच्चा है और मेंस जो है बहुत ग्रैंड फादर है उसका।
हम ऊपर वाले लेवल पे चले ताकि वो ऑटोमेटिक उसमें हमारा इंक्लूड रहे। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने कृषि का वाणिज्यीकरण किया था कवर, छोटा सा टॉपिक था, समझा दिया था। आर्थिक प्रभाव का कॉन्सेप्ट बताया था, आर्थिक प्रभाव पढ़ते कैसे हैं। ठीक। और ब्रिटिश काल में कृषि क्यों पिछड़ गई थी, पिछड़ेपन के कारण। फिर यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई थी आज़ादी के बाद से लिंक करके कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दी थी आपको। इसके बाद बताया था 18वीं शताब्दी में कौन कौन से भारत में उद्योग थे। वेरी सिंपल, शहरों में कौन से थे, गाँव में कौन से थे, उत्पादन कौन करता था, किस तरह से होता था, खरीदार कौन थे, ये सब बातें बताई थी। फिर बताया था भारत में जो उद्योगों का पतन हुआ उसके बारे में पूरी एक अंडरस्टैंडिंग दी। इस बार आपने देखा होगा मेंस में एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, औद्योगिक क्रांति किस सीमा तक कारीगरी उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी थी। बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछा था। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी ना जितने टॉपिक हम सब पढ़ रहे हैं, जो सवाल अब तक पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे, सब कुछ टॉपिक ही पूरा कवर कर रहे हैं। जहां आपको लगता है कि नहीं ये संभव नहीं है लिखना, इसका मतलब वो किसी के लिए संभव नहीं है लिखना। हम तैयारी को उस लेवल पे लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि कोई दूसरा एडवांटेज लेके चला जाएगा, असंभव है। ठीक है, इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहिएगा कि आप जो जानते हैं बस उसमें ही उत्तर छिपा हुआ है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। सीधे सवाल तो आप याद है तो आप लिख दोगे, थोड़े घुमावदार सवाल का तरीका मैं बता ही रहा हूँ, अभी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल देके बता दूंगा आपको, आगे भी 10-20 और एग्जाम्पल देके बता दूंगा मेंस के सवाल, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ है नहीं। ठीक। फिर इसके बाद उद्योगों के पतन के कारण परिणाम के बाद आपको याद होगा हम लोग आ गए थे आधुनिक उद्योगों के विकास के बारे में संक्षेप में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी थी। उसके बाद हमने परिवहन संचार का कॉन्सेप्ट, परिवहन में क्या पढ़ते हैं, संचार में कैसे देखते हैं, रेलवे अलग से मैंने बताया था आपको, रिमेंबर ना। इसके बाद धन का दोहन, पैसा सीधे आ रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में, सीधे सवाल आ सकते हैं। हमने कहा था ये सारी बातें समझाई पहली बार ठीक से दादा भाई नौरोजी ने। आपसे कह दिया जाएगा ड्रेन थ्योरी क्या है, तो आपको लगेगा ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। हम लोग जब नोट्स मेकिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, यही दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी भी है। जब मैं दादा भाई नौरोजी के बारे में अलग से परिचय दूंगा तब मैं बस इतना कहूंगा, दादा भाई नौरोजी ने धन के दोहन का सिद्धांत अभी तो फैक्चुअली लिखा है आपको, तब मैं समझा रहूंगा उदारवादी कांग्रेस के नेताओं के बारे में। फिर पीछे की तरफ ले आएंगे, याद करो धन का दोहन, सब दादा भाई नौरोजी ने बताया था। हमने कहा था पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, एक दो आंकड़े लिख सकते हो तो लिख लेना किताब से। आई होप अब अभी ले लेंगे, हम ले लेंगे वो सब सवाल, अभी मैं सवाल ले लूंगा आपका, मैं रुक जाइए आप, डोंट वरी, मैं ले लूंगा, मुझे पता है आप नए हैं, चेहरे से भी मुझे पता है, मैं ले लूंगा आपका सवाल, रिलैक्स रहिए आप। मैं ले लूंगा सवाल, आप बस रुक जाइए, ठीक है ना, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, आप जो बोलेंगे मैं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं समझे मेरी बात, आप बस रुक जाइएगा, मैं अभी अपनी बात बताता हूँ, जब मैं पूछूंगा पूछिए क्या पूछना है तब आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, आप नए हैं क्लास में, आज संभवतः पहली बार होंगे आज मेरी क्लास में, पहले से हैं क्या क्लास में, तब से आए हैं आप क्लास में ना, ओके। रेगुलर आ रहे थे क्लास में आप, नहीं आ रहे थे आप, तो चेहरा तो मैं पहचान गया हूँ क्लास वालों, अब आपको भी पहचान लेंगे हम जितने लोग आज भी, और भी कुछ नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं अभी, 5-7 मुझे नए चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे अभी, धीरे धीरे मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कौन कौन है। वो सब लोग क्लास के बाद रुक जाएंगे, आप लोग जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं ना, क्लास के बाद रुक जाइएगा, तब जितने सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा, सब बाकी बच्चों को विदा कर देंगे, आप लोगों को रोक लेंगे हम। तो जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी आप मुझे बताइएगा, उस हिसाब से मैं आपको गाइड, जो पूछना हो सब पूछ लीजिएगा, तसल्ली से बात करिएगा हमसे, क्लियर ना। सारे नए बच्चे रुक जाएंगे क्लास के बाद, पुराने वाले आज छोड़ दीजिएगा मुझे, तुमको रुकना हो तुम रुक जाना, तुमको मैंने प्रॉमिस किया था है ना, तुम रुक जाना, 24 कहा था ना मिल लेना तुम मुझसे, बाकी लोग आज छोड़ दीजिएगा, कल से फिर मिलूंगा मैं, शाम में रुक जाया करूंगा मैं। ठीक है, जो नए बच्चे ज़रा उनको एक बार आपके साथ पेस में ला दूंगा मैं। तो परिवहन संचार का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, फिर धन का दोहन बताया था, आपको याद होगा एक स्टेटमेंट पूछा था, आपने पूछा था मेरे ख्याल में, कि वो जॉन सुल्विन का स्टेटमेंट था
हमारी प्रणाली कुछ ऐसे काम करती है कि गंगा के तट से अच्छी चीजों को सोख कर। हमने कहा था आप पढ़ते जाओ, कभी कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है, टॉपिक क्या है, तो वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस टॉपिक के संदर्भ में। यदि आपने टॉपिक समझ लिया तो स्टेटमेंट की क्या हैसियत है? कुछ हैसियत नहीं होती है। हमको स्टेटमेंट याद नहीं करने, कुछ याद हो गए तो हो गए, लिखने में काम आ जाता है। एक एक व्यक्ति ने हजारों लाखों बातें कही गांधी जी ने, हम याद करें तो फिर तो शाहदरा में या कहीं इसी जगह चले जाएंगे हम, आगरा में, जहाँ मेंटल वो होता है। हमसे पूछा इसका मतलब समझ रहे हो, कॉन्टेक्स्ट समझते हो क्या? इसका मतलब बुद्धि है, आपने समझ के पढ़ा, बस इतनी सी बात है। तो मान लो कभी वही सवाल आ जाए, ठीक है, अब आपको पता है धन का दोहन लिखना, आप अब केवल समझना है, पढ़ना, यहां से चीजों को सोकर, वो अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए हमने कहा ना कि जो व्यक्ति क्लास नोट्स याद रखता है और सीधे सवालों को लिखने की स्थिति में, वो टेढ़े सवालों को भी लिख देगा। टेढ़े सवालों का उत्तर भी तो सीधा ही है, टेढ़ा उत्तर कहाँ है? उसका भी तो उत्तर सीधा ही है। तभी तो मैं कहता हूँ फाउंडेशन का मतलब क्लास नोट्स याद होना चाहिए। जिसको याद है वो बहुत ठीक जा रहा है, वो 14-15 महीने का बेहतर यूज करने वाला है। वो जो इस बात को नहीं समझ पा रहा, जितना डिले कर रहा है उसे नुकसान होगा। 1.5 साल फिर लग जाएंगे आपको समझने में। ठीक, इसलिए बेसिक सी बात है, कहीं कहीं जबरदस्ती करना पड़े तो याद कर लिया करो उसको। ठीक, चलो इसको रटी मारते हैं आज, 5 पॉइंट ऐसा भी कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा अकाल प्राकृतिक कारणों से आता है, बट ब्रिटिश नीतियां कैसे, चूंकि सब आर्थिक नीतियां उत्तरदायी थी उसके लिए, इसलिए अकाल को उसके बाद ऑर्डर में ले आया। विपिन चंद्रा के चैप्टर नंबर 8 में अकाल को देखोगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट में ही लिखा गया, वो भी इकोनॉमिक हिस्ट्री के ही पार्ट के तौर पर। अभी रिसेंटली एक सवाल भी आया था आईएएस में, वो भी सिंपल सवाल था। 2017 से मेरे वीडियो मिल जाएंगे आपको यहाँ वहाँ, ठीक है। पढ़ने वाले 50% बच्चों के पास मेरे वीडियो होंगे, मतलब अब, ठीक है। ये स्थिति धीरे धीरे ग्रेजुअल जो कहते हैं हम, है ना। अब देखिएगा तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में हमने कहता हूँ ना, हिस्ट्री कोई बहुत ऐसा गंभीर ज़्यादा मत बनाइए उसको, मस्ती में आइए, पढ़िए, मस्ती में समझिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। बुद्धि लगाइएगा अपनी इकोनॉमी में, पॉलिटी में, है ना। हिस्ट्री को टेक इट ईजी, कुछ है नहीं, ठीक, बस पढ़ जाना है, बीती हुई घटना है, उसको सुलझा के समझा दे रहा हूँ, नोट्स लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा मत मानिए बहुत बड़े आप, ठीक है। यूपीएससी कृपा ही करती है इतिहास वगैरह दे करके सिलेबस में, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्या पता 10-20 साल बाद सिलेबस कभी कुछ अलग ही हो जाए यूपीएससी का, और आपके बच्चे पूछेंगे अच्छा आपके समय इतिहास था, तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये बाद में हमें भी रियलाइज है भाई क्या सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट घटना घट गई है, सुलझा के क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस यही हो भी रहा है ना क्लास में, और क्या कर रहा हूँ, ठीक है। संविधान लिख दिया गया है, समझ लेना। ज्योग्राफी आज से थोड़ी है, पढ़ाने वाले आज के हैं इजी सारे सब्जेक्ट को, ठीक। अब लास्ट में आपको याद होगा हमने कहा था पूरी आर्थिक नीति जो हमने पढ़ी उसको उपनिवेशवाद का 3 चरण, उपनिवेशवाद का एक डेफिनेशन लिखा है। अब डेफिनेशन एक तो होता है कागजी डेफिनेशन, बस पढ़ लिया हमने, एक होता है कि अब आपको समझ में आएगा, आप फिर से पढ़ के देखेंगे, आप पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। अब तक जितना भी क्लास मैंने पढ़ाया वो सब उपनिवेशवाद, आपको उपनिवेशवाद पर लेक्चर देना हो पूरा क्लास रिपीट कर दीजिए आप, साम्राज्यवाद पर पूरा क्लास रिपीट कर दीजिए आप। तो हम 2 ही लाइन में डेफिनेशन क्यों दें, हम 100 घंटे में 50 घंटे में क्यों ना बोल दें उपनिवेशवाद क्या है। हमने कहा मॉडर्न इंडिया का मतलब है 47 तक का इतिहास, या तो उपनिवेशवाद का इतिहास, अंग्रेजों ने क्या किया, या फिर हमारा इतिहास, हमने उनको भगाने के लिए या कैसे विरोध किया। 2 ही चीज़ तो पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में। अभी चल रहा है हमारा सीरीज अंग्रेजों ने क्या किया, फिर शुरू होगा उसके बाद हमने क्या किया। पूरे मॉडर्न इंडिया में 2 ही थीम है, अंग्रेजों ने क्या किया और हमने क्या किया, ठीक। और जो प्रश्न वगैरह थे साथ साथ हमने बात कर ली थी। एक अच्छा सवाल और था मेंस का, वो मैं ले लूंगा 2-3 दिनों के अंदर में। थोड़ा सा शुरुआत में क्वेश्चन लेने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा फिर आप रिदम में रहिए हमारे साथ साथ, है ना। ये मैंने आपको कवर करा दिया था, ठीक। अब सिलेबस आपको पहले दिन याद होगा, हमने बताया था ब्रिटिश विस्तार, फिर आर्थिक नीतियाँ,
फिर संवैधानिक विकास एवं प्रशासनिक ढांचा, ठीक। फिर सामाजिक नीतियां अंग्रेजों की। ये सब करने के बाद फिर हम आएंगे नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ये क्रम मैं आपको लिखा चुका हूं सिलेबस का, मैं उसी क्रम से चल रहा हूं, ठीक। अब जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, इकाई पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है, जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं बस केवल फॉलो करिएगा। आज मैं आपसे भी क्लास के बाद बात कर लूंगा अच्छे से, क्या क्या आपके ध्यान रखने की जरूरत है आपको, है ना। संवैधानिक विकास एवं प्रशासनिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये हमारा यूनिट है। संवैधानिक विकास को हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो आज स्टार्ट करेंगे हम, 1773 से लेकर 1861 तक का अधिनियम। 1773 से लेकर 1861 तक का अधिनियम, ठीक है। ये अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे जहाँ तक चलते हैं। सेकेंड फेज जब मैं आपको बताऊंगा 1892 से लेकर 1919 तक, और थर्ड फेज में आपको बताऊंगा 1935 का अधिनियम। एक अभी ये बात करेंगे, फिर ये आगे हम बात करेंगे, फिर हम इस पे भी आगे बात करेंगे आपसे। 3 हिस्सों में बांट, देखो आमतौर पे क्या लोकप्रिय तरीका क्या होता है, लोग संवैधानिक विकास एक साथ पढ़ते हैं, कोई भी। जब आप इसको पढ़ लेंगे तब आप भी एक साथ पढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे। अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। जब हमें उत्तर लिखना होता है तो हमें उस समय की घटनाओं की समझ होनी चाहिए, केवल संवैधानिक विकास की नहीं। वरना सीधे सवाल तो आप लिख देंगे, टेढ़े सवाल में फंस जाएंगे आप। इसलिए इसको मैं हर एक क्लास में 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आप, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पढ़ने वाले हैं हम, अभी तो इसकी बात करेंगे, हम लोग परिचय देंगे। प्रशासनिक ढांचा में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो सिविल सेवा के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में संक्षेप में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है। सिविल सेवा की बात करेंगे हम। थोड़ा पुलिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सेना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और न्यायपालिका के, ठीक है। जैसे आज जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, ढांचा है, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब अंग्रेजों के समय बन गया था। आज जो हमारी सेना है, सेना की रेजिमेंट से तौर तरीका, ये सब अंग्रेजों के समय वाला मैक्सिमम। जो हमारा पुलिस सिस्टम है, जिसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं, आईपीएस बनेंगे आप यदि उस रैंक पे रह गए तो आप, ये पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम अंग्रेजों के समय कानून है 1861, उस कानून से गाइड होता है। तो सिविल सेवा है, बहुत कम परिवर्तन हुआ है, अंग्रेजों के समय का ही सिस्टम सिविल सेवा, पूरा सिस्टम आज चल रहा है हमारा, ये तो पूरा बदल गया है। इसका इम्पैक्ट रहा है हमारे संविधान पे, ठीक है, ये सब तो बदल चुका है। बट जब हम इसमें पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे और क्या क्या पॉइंट, तो ये चलिए हम आगे ले लेंगे इसको। हम आते हैं संवैधानिक विकास पे, ठीक। थोड़ा सा नाम आप सब लोग ध्यान देंगे, नाम क्या है, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अभी देखेंगे आप कि संविधान के भी 75 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है। संसद का जो सत्र चल रहा था उसमें अखबार यदि पढ़ते होंगे तो रोज आ रहा था 75 साल में गृह मंत्री जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने, खूब चल रहा है अभी इस समय। संविधान की सारी बातें याद की जा रही हैं, बहस हो रही है उस पर, अच्छा बुरा बहुत सारी बातें, मतलब सम्मान में 50 में लागू हुआ था। तो आज का जो हमारा संविधान है, आज जो पूरा हमारा देश चलता है, सिस्टम चलता है,
ये पूरा जो सिस्टम, जैसे केंद्र की सरकार चलती है, प्रधानमंत्री, मंत्री जो बड़े बड़े सब है, मंत्रिमंडल, ये सब संविधान से शक्ति इन्हें मिलती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार है। देश का शासन कैसे चलेगा संविधान में बता दिया गया है। यानी संविधान में ये बता दिया गया है, संविधान की बात करें हम लोग अपने, केंद्र सरकार कैसे काम करेगी, अपनी भाषा में समझा रहा हूं आपको, ठीक। संविधान में क्या है, राज्य सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है। स्थानीय शासन जो होती है, जैसे आप देखेंगे नगर निगम है, नगर पालिका वगैरह है, या जिला पंचायत है, ये कैसे, ये सब इनके बारे में कहाँ बताया गया, संविधान में बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे, क्या क्या संबंध होंगे आपस में, सेंटर और स्टेट रिलेशन, वो भी संविधान में बताया गया। हम नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, जिसको मूल अधिकार में बताया गया। हम नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, उसके लिए संविधान में बताया गया। राज्य को किस उद्देश्य से काम करना है, उसके लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। कुल मिलाकर संविधान में यह कि देश का सिस्टम कैसे चलेगा उसके बारे में बताया गया। ठीक, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च नियम होता है, उससे ही पूरा सिस्टम चल रहा है। ये तो हो गई हमारी संविधान की बात, ये आप पढ़ेंगे पॉलिटी में। टॉपिक हमारा क्या है, संवैधानिक विकास। ठीक, यानी ये जो सिस्टम हमारा आज का है, अंग्रेजों के समय कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन, समझ में आ रही बात। ये हमें नहीं पढ़ना, ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, हम तो यहां पहुंच गए हैं। पहली बार जब अंग्रेजों ने बंगाल बिहार उड़ीसा को जीता, ठीक है, जब अंग्रेजों ने बंगाल बिहार उड़ीसा को जीता, पहली बार बंगाल बिहार उड़ीसा बॉम्बे मद्रास इन सब पर शासन करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद में कानून बनाया गया। भारत में कोई संसद वगैरह नहीं थी उस समय। सोचो, भारत पर शासन करने के लिए पहली बार कहां कानून बना, ब्रिटिश संसद। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन में संविधान बहुत विकसित था 1773 में, उस मामले में हम लोगों से बहुत बेहतर थे वो, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत विकसित था, वो भी विकास चल रहा था वहां पे भी। तो भारत के लिए कानून कहां बनता था, ब्रिटेन की संसद में, कि भारत पर शासन कैसे हो। संसद से जब कोई कानून पास होता है और वहां के कार्यपालिका प्रमुख जब हस्ताक्षर करते हैं तो उसको हम अधिनियम कहते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है, संसद से जब कानून पास हो जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो एक्ट कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। तो ब्रिटेन की संसद में समय समय पे कानून बनता था भारत पर शासन के लिए। शुरुआती अवस्था, अब आज की तरह देखेंगे तो उतना विकसित नहीं है। तो हर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे ये हमें देखना, और कुछ काम काम की बात है। तो संवैधानिक विकास का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका, ठीक, विधायिका, न्यायपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय शासन, इन सब का विकास भारत में कैसे हुआ, ये पढ़ना है। ठीक, ये संवैधानिक विकास का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो संवैधानिक विकास, हम लोग पहला चरण पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास। प्रथम फेज पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने अलग अलग एक्ट के बारे में, जैसे 1773 में, 1781 में, 1784 में, है ना, 86, 93, 1813, 1833, 1853, 1858, एक और पॉइंट यहाँ लेंगे हम, और 1861, ये सब एक्ट बनते गए भारत प्रशासन के लिए। ठीक, ये जो टॉपिक है आपका संवैधानिक विकास, तीनों चरण, प्रारंभिक परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर टॉपिक में मैं आपको एक बार अपनी तरफ से ट्रेंड बताता हूँ। जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरा मॉडर्न कंप्लीट होगा, आप PYQ जब अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि हाँ,
पिछले 7 सालों में 5 या 6 प्रश्न आ चुके हैं, हर एक साल एक प्रश्न आते हैं इससे प्रारंभिक परीक्षा। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। सुन पा रहे हैं सभी लोग? मुख्य परीक्षा में कभी कभी आया है, जब भी आया है वो थोड़ा सा दमदार सवाल आया है, मतलब अच्छी वाली परीक्षा हो जाती है बुद्धि की, सामान्य सवाल नहीं है, मतलब ठीक है। जब भी प्रश्न आया मुख्य परीक्षा में से कम आया है, 7-8 सालों में कभी एक बार, 10 सालों में एक बार, ऐसा ट्रेंड है बेटा है। प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 7 सालों में 5 या 6, हर एक साल एवरेज एक प्रश्न है। अभी इस साल भी था, 2024 में, वो भी इजी सवाल था। क्लियर सभी को? जब भी मैं ट्रेंड बताऊं तो आप कॉपी वगैरह में थोड़ा लिख के, सर ने क्या कहा लिख के छोड़ दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बताया गया था हमें। तो एक बार हम लोग अपनी तरफ से गाइड करते रहते हैं, ठीक है कि भाई देखो ये बात है आपके ध्यान रखने वाली। अब हम 1 बाई 1 एक्ट लेंगे। मुख्य परीक्षा के हिसाब से पहला फेज बहुत कम महत्व रखता है, मैं खारिज नहीं करता हूं, यहां हमें प्रावधान ही याद रखने हैं। बट चूंकि ये पहला एक्ट है तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वगैरह भी मैं आपको लिखा दूंगा, ताकि एक तरीका पता चल जाए कि जब कभी फेंकना होता है राइटिंग में तो कैसे फेंका जाता है। हमने क्या कहा, बहुत कम चांसेस है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बट इतनी भी संभावना मैं लेके चल रहा हूं कि पूछे जाएंगे तो आप लिख देंगे, उतनी तैयारी रखेंगे हम। ठीक, दोनों बात क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड फेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड फेज मेंस में उसी से सवाल हर एक बार पूछे गए किसी भी एग्जाम में। ऑप्शनल में यहाँ से पूछा जाता है, नॉट इन जीएस। ठीक है, ऑप्शनल में यहाँ से होता है सवाल, तो ऑप्शनल में पढ़ना होता है हमें हिस्ट्री डिटेल में। ठीक है, तो पहले वाले में थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा बात डिटेल में समझा दूंगा, ऐसे वैसे सिचुएशन। बाकी सब में हम प्रावधान पढ़ते चले जाएंगे हम, और फिर लास्ट में सबको इंटरकनेक्ट करके समझाऊंगा आपको, एक टेबल बना करके। डेवलपमेंट कैसे है, संवैधानिक विकास क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, आइए अब आप शीर्षक दे दें। देखिए आप, जो पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, का रेगुलेटिंग एक्ट, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। में पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पृष्ठभूमि में पॉइंट्स में लिखते चले जाइए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को, कंपनी को व्यापार करने के लिए चार्टर दिया गया था। कंपनी को व्यापार करने के लिए चार्टर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 1772 ईस्वी में, 1772, 1772, 1772 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ किया। कंपनी ने बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ किया, शासन प्रारंभ किया। और कंपनी कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बन गई थी। कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बन गई थी। ये तो याद है सभी को, ये हुआ था, पीछे पढ़ा चुके हैं आपको हम, है ना। इसी में लिखे अतः, अतः चार्टर, चार्टर मतलब एक तरह का समझौता पत्र या अधिकार पत्र, जो मैंने बताया था आपको। अतः चार्टर में संशोधन की मांग की जा रही थी।
अतः चार्टर में संशोधन की मांग की जा रही थी। ठीक है, चार्टर में संशोधन की मांग की जा रही थी। फिर सभी को, अब कागज पे समझौता हुआ, आप व्यापार करिए, अब आप शासन कर रहे हैं तो सरकार अब शासन के हिसाब से आपके साथ समझौता, तो आप सरकार के अंदर हैं। एक तो नेचुरल कारण था कि कानून तो बनना ही था, 73 में बनता, 74 में बनता या 72 में बनता, जब बन जाए। सिचुएशन बदल गया इसलिए कानून तो बनना जरूरी था ही। अगला पॉइंट लिखें, भारत में कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी अधिकारी एवं कर्मचारी सही एवं गलत तरीके से, सही एवं गलत तरीके से, गलत तरीके से बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर रहे थे। धन अर्जित कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, और ब्रिटिश समाज के अलग अलग वर्गों के द्वारा, ब्रिटिश समाज के अलग अलग वर्गों के द्वारा, अलग अलग वर्गों के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण की मांग की जा रही थी। लेकिन जैसे व्यापारी, व्यापारी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी इत्यादि। देखिए, इन वर्गों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से, इन वर्गों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग उद्देश्यों से कंपनी पर नियंत्रण की मांग की जा रही थी। नियंत्रण की मांग की जा रही थी। लेकिन जैसे बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी ब्रिटिश समाज में कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। जैसे बुद्धिजीवी ब्रिटिश समाज में कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। ब्रिटिश समाज में कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। ठीक है, चिंतित थे। में लिखें व्यापारी, कॉमा देकर के लिखें व्यापारी भारतीय व्यापार में भागीदार बनना चाहते थे। भारतीय व्यापार में भागीदार बनना चाहते थे इत्यादि। भारतीय व्यापार में भागीदार बनना चाहते थे इत्यादि। ठीक है, लिख लिया आपने इस पॉइंट को। दोनों पॉइंट को आप एक बार वो कर लीजिएगा, मैं भी समझा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, बुद्धिजीवी क्या चाहते थे, है ना, बुद्धिजीवी चाहते थे बुद्धिजीवी चाहते थे ना कि देखो, ये लोग पैसे फेंक करके ना,
क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश समाज को, अपने सांसदों को अपने पक्ष में, मंत्रियों को अपने पक्ष में, उनको लगता था ऐसे समाज तो कंपनी के इशारों पे चलने लगेगी, ब्रिटेन को एक बेहतर समाज बनाना है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते थे मोनोपोली खत्म कर दोगे तो ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो वो इसलिए विरोध कर रहे थे। बहुत सारे व्यापारियों को क्या लगता था, केवल कंपनी के व्यापारी पैसा कमा रहे हैं, हम लोग तो कमा ही नहीं पा रहे हैं। बहुतों को लगता था भारत में वाकई जाएंगे तो हमें भी अच्छा खासा लूट में हिस्सा। वो इसलिए कंपनी का विरोध कर रहे थे कि कंपनी को कंट्रोल करो। उद्योगपतियों को क्या लगता था, उभरते हुए उद्योगपतियों को, भाई कंपनी की प्रवृत्ति के कारण जो है भारत से जो कपड़े आ रहे हैं उससे उन्हें नुकसान, यदि कंपनी को कंट्रोल करेंगे तो भारत हमारा बाजार बन सकता है। अभी शुरुआत ही हुआ था। हर वर्ग का अपना इंटरेस्ट है ब्रिटेन में, जो ये चाह रहा है कि कंपनी को सरकार कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। सब अपने अपने फायदे के लिए डिमांड। कानून कहां बन रहा है, ब्रिटेन में। भारत किसका उपनिवेश है, ब्रिटेन का उपनिवेश है। हमने क्या बताया था, भारत में कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें ब्रिटेन की परिस्थितियों का एक रोल होगा ही होगा। ठीक, तो दूसरा मेजर पॉइंट आपका ये हो गया। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि कंपनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। इसके बावजूद उसने ब्रिटिश शेयर होल्डरों के लिए, ब्रिटिश शेयर होल्डरों के लिए, शेयर धारक, ब्रिटिश शेयर होल्डरों के लिए लाभांश की घोषणा की। ब्रिटिश शेयर होल्डरों के लिए लाभांश की घोषणा की। साथ ही सरकार से, साथ ही सरकार से कर्ज की भी मांग की। सरकार से कर्ज की भी मांग की। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो मैं अभी आर्थिक संकट में हूं, ठीक, और मैंने सरकार से पैसा मांगा कि भाई मुझे आप जो भी 10 लाख 5 लाख रुपए दीजिए, और आप सब हमारे शेयर होल्डर हैं कंपनी, मैं कह रहा हूं कि मैं आप सबको 100 100 हजार रुपए देने वाला हूं। सरकार बोलेगी एक तो हमसे कर्ज मांग रहा है, फिर कह रहा है हम सबको प्रॉफिट देने वाले हैं। इस बात पे वहां खूब हंगामा हो गया। ठीक है, कि कंपनी में कुछ गड़बड़ झाला है, उसको जल्दी पकड़ो तो निवेशकों का पैसा भी डूबेगा, पता नहीं क्या क्या समस्याएं आएंगी इसमें। सरकार पे इस पर भी दबाव बनाया, लेकिन कंपनी के पास क्या था, पैसा बहुत आ गया था। कंपनी ने बहुत सारे सांसदों को खरीद रखा था, उपहार वगैरह देके, पैसे दे करके। कानून तो बनेगा बट उसमें नियंत्रण ज्यादा नहीं होने वाला है सरकार का, बस दिखेगा क्या जैसे नियंत्रण कर रही है सरकार। तो पहला एक्ट तो बस ऐसा ही होगा। तो 73 का अधिनियम जब पारित हुआ ब्रिटिश संसद में, तो उस समय कौन सी परिस्थितियां थी ब्रिटेन की, क्लियर ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बड़े पॉइंट आपके सामने हमने इस बैकग्राउंड में 1773 का अधिनियम पारित हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे, प्रावधान। लिखें आप जरा एक बार, पहले प्रावधान आप लिख लीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा एक बार अच्छे से, फिर आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृष्ठभूमि के बाद अब आप लिखें प्रावधान। प्रावधान में आप सब लोग लिखेंगे एक बार। प्रावधान में पहला पॉइंट लिखें आप कि कंपनी, इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट में डायरेक्टर सब लिख लीजिएगा। कंपनी प्रतिवर्ष, कंपनी प्रतिवर्ष भारतीय शासन के संदर्भ में, भारतीय शासन के संदर्भ में
ब्रिटिश वित्त एवं विदेश मंत्री को शासन के संदर्भ में ब्रिटिश वित्त एवं विदेश मंत्री को वित्त एवं विदेश मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी या पत्र व्यवहार करेगी, ऐसे करके भी लिखा हुआ है। यही एक तरह की बात। हमने भारत में क्या किया आपको हम बताएंगे, किसको, ब्रिटेन के वित्त मंत्री और एक प्रावधान। एक कंपनी समय समय पर किसको बताएगी, वित्त और, अब सरकार नहीं कंपनी खुद बताएगी, जो मन में आएगा वही बताएगी। एक्चुअल में ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे बहुत कंट्रोल इस एक्ट में पहली प्रोविजन से क्लियर है, कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप बता दीजिएगा हमें आप क्या कर रहे हैं भारत में। ठीक, ये वाली बात होगी पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखें आप, भारत में व्यापार एवं भारत में व्यापार एवं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति यानी नौकरी समझने के लिए। ठीक, भारत में व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार होगा। ठीक है, भारत में व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार होगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के तरफ से भारत में व्यापार केवल कंपनी करेगी। क्लियर ना, भारत में किसी भी अंग्रेज को नौकरी करनी है तो कंपनी के जरिए नौकरी मिलेगी। एकाधिकार का मतलब अंग्रेजों की तरफ से केवल कंपनी के पास ये पावर होगा। यानी जो उद्योगपति व्यापारी सब चाहते थे कि हमें भी हिस्सा मिले, किसी को कोई हिस्सा, तुम्हें जो करना है सब कंपनी के जरिए करो, उनकी बात नहीं सुनी गई। मेन तो कंपनी को यही चाहिए था ना, व्यापार और नियुक्ति, इसी में तो पैसा था उनके पास। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जहां जहां कंपनी के सेंटर पड़े हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अगला लिखें आप, भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यीय बंगाल के गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत पे शासन के लिए, ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप, टोटल हो गया 1+4। ये भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, अभी केवल लिख लीजिए आप। ठीक, 1+4 हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल एक हो गया, और 4, ये 5 लोग मिल करके भारत में जो भी अंग्रेजों का हिस्सा है उसके सबसे ऊपर वाले ये लोग हैं। आप इसको ऐसे समझ लें, 1+4 को, ये हो गया केंद्रीय कार्यपालिका, विधायिका, ब्रैकेट में लिख लें आप। ये जो 1+4 है वो हो गया भारत में केंद्रीय कार्यपालिका एवं विधायिका। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, ये वर्ड समझना है आपको। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब जानते हैं आप सभी लोग। देखो, भारत में जब हम कहते हैं ना केंद्रीय सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब आप देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक, आप सब भी कार्यपालिका के पार्ट होंगे। ये प्रशासनिक कार्यपालिका कहलाता है और राजनीतिक कार्यपालिका कहलाता है, काम करने वाला।
अपने यहाँ केंद्रीय स्तर पे सबसे बॉस कौन है? प्रधानमंत्री, और हालांकि उनके ऊपर राष्ट्रपति हैं, उनकी अलग भूमिका है। मीन समझ लो आप, पीएम और मंत्रिमंडल, ये 1+4 क्या हो गए अंग्रेजों के लिए भारत में? पीएम और, समझने के लिए, ये वो स्थिति है इनकी। जब भारत में कानून बनाने के लिए संसद है ना, क्लियर है सभी को? उस समय भारत के लिए कानून या तो ब्रिटिश संसद बना रही, तो भारत में कौन बनाएगी? तो यही 1+4 बनाएंगे। समझ में आ रही बात? तो शुरू में यही कार्यपालिका भी है भारत में, और यही विधायिका भी, यही केंद्रीय सरकार भी है भारत में, और यही केंद्रीय संसद भी, शुरुआती दौर में। बाद में संसद अलग होना शुरू हो जाएगा, कार्यपालिका अलग हो जाएगा, संसद अलग। संवैधानिक विकास को ना हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखते जाएंगे हम। ये एक पॉइंट हो गया, ये 5 लोग मिलकर के भारत पे शासन, ठीक है, ब्रिटेन से इनकी नियुक्ति हो रही है। अगला पॉइंट लिखें आप, गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी। बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद बहुमत के आधार पर, ये 5 लोग हैं, जब भी बैठेंगे तो बहुमत के हिसाब से काम करेंगे, 3-2, जिधर 3 होगा उधर वो। इसी में लिखें आप, मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर गवर्नर जनरल को, मत बराबर होने पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का भी अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है, फिर सभी को, ये अलग मसला है मत, जैसे मान लो 2-2 कोई हो गया, एक एब्सेंट है, 2-2 हो गया, तो गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा मत भी दिया गया कि तुम बता सकते हो जिधर चाहे बहुमत। बट ये अलग, उसमें प्रोसेस में नहीं जाना है, बस प्रावधान पढ़ लेना, इसका मतलब ये है। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें गवर्नर जनरल परिषद को, गवर्नर जनरल परिषद को कुछ मामलों में, कुछ मामलों में बॉम्बे एवं मद्रास पर, बॉम्बे एवं मद्रास पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया था। अधीक्षण यानी सुपरविजन। अधीक्षण का अधिकार दिया गया था, सुपरविजन का। ठीक है, ये भी मैं समझाता हूं आपको क्या था। ठीक, बॉम्बे भी अंग्रेजों के पास था और मद्रास भी अंग्रेजों के पास था, तो उन पे, वहां के प्रशासन को भी ये लोग देख रेख करेंगे, सुपरविजन करेंगे। अगला पॉइंट लिखें आप, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी उपहार एवं रिश्वत नहीं लेंगे। कंपनी के कर्मचारी उपहार एवं रिश्वत नहीं लेंगे। उपहार एवं रिश्वत, ये करप्शन का खूब आरोप लग रहा था वहां पे, तो ये कानून बना दिया गया, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग पैसे एक्चुअल में लेते रहेंगे, वो बंद नहीं करेंगे वो लेना। कानून बना के उनको संतुष्ट कर दिया गया कि हम लोग अब जो खूब पैसा लेकर के आ रहे हैं इनको कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, बस इतना था। एक और पॉइंट लिखें आप, बंगाल के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल नहीं करिएगा, यहाँ कलकत्ता कर दीजिएगा।
कलकत्ता के लिए, बंगाल काट दीजिएगा, हाँ, कलकत्ता के लिए, कलकत्ता शहर की बात हो रही है, कलकत्ता के लिए उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। कलकत्ता के लिए उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक। अभी हम इन सब बातों को दोबारा से एक बार हम समझ लेते हैं। अभी जो प्रावधान लिखा है ना, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, सभी लोग क्या लिखा है, पूरी बात मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहले आप एक बार सिस्टम समझिए कि भारत पे शासन कैसे हो रहा है, फिर हम आगे, हम लोग फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए, ब्रिटेन से ना भारत पे शासन हो रहा है। ठीक, ब्रिटेन में वहाँ की सरकार है जो डिसाइड करती है ना। जब कभी आप ब्रिटिश सरकार के बारे में पढ़ोगे ना, तो कभी क्राउन का नाम आएगा। क्राउन मतलब वहाँ जो राजा और रानी है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ कोई राजा या रानी। अभी कुछ दिन पहले वहाँ महारानी की मृत्यु हुई है, उनके पुत्र जो है अब नए क्राउन हुए हैं, वहाँ पे राजा है वहाँ के। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है, वैसे वहाँ राजा रानी होते हैं। ठीक, घोषित कर दिया जाता है, एक तरीका है उनका। कभी प्रधानमंत्री का नाम आएगा वहाँ पे, कभी संसद का नाम आएगा। जैसे भी हमने क्या बताया, 1773 का एक अधिनियम पारित करके सारे प्रावधान, अब उस अधिनियम को लागू कराने का काम किसका है? डायरेक्टर का। कंपनी के सारे निर्णय कौन लेती, कंपनी कैसे चलेगी? डायरेक्टर। ऐसे ऐसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वैसे वैसे सैकड़ों कंपनी है ब्रिटेन में, तो ये कंपनी नहीं है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक, जो बड़े शेयर होल्डर में कहलाते हैं प्रोपराइटर। जानते रहना है कितने प्रोपराइटर थे, कौन थे, नहीं थे, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ठीक, डायरेक्टर कितने होते थे, नहीं होते थे, ये भी छोड़ दीजिए, आप मिलेंगे आपको किताबों में, अभी 24 थे 73 के अधिनियम में, 53 में घट के 18 हो जाएंगे। इन सब में भी नहीं पढ़ना है आपको। जो मैं पहली बार में बता रहा हूँ वो पहले ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब कमांड हो जाए, आपको कुछ लगे अच्छा ये भी है वो भी है, जो आप देखते रहिएगा। अब तक संजोग ऐसा है कि जितने भी सवाल पूछे गए सब क्लास नोट से पूछे गए। 6 बार संजोग तो नहीं होता है, कुछ तो बात होगी तभी पूछे गए 7 टाइम्स। ठीक है, मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो पहले प्रशासन को हाईलाइट करते हैं, पहले वो पॉइंट पकड़ते हैं हम। संवैधानिक विकास वाले पॉइंट को पहले पकड़ते हैं, इधर उधर वाले पॉइंट को नहीं पहले पकड़ते हैं हम। तो मैं प्रावधान आपको लिखा रहा हूँ, वो प्रावधान संवैधानिक विकास वाले, इसमें और भी उतने प्रावधान हैं। अब हम क्या करते हैं, जब कहीं से पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ भी पढ़ लेते हैं हम। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो पहले उन बिंदु को पकड़ो जो संवैधानिक विकास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको शासन का सिस्टम लिखने में भी आप समझ पाएंगे कैसे लिखा जाता है। कोई भी चीज़ को पढ़ने का ना एक तरीका होता है, बस उस मेथड को फॉलो करते हैं। क्योंकि यूपीएससी का ऐसा है कि अभी तक उस मेथड से सारे सवाल आते हैं, तो अब मिल जाएंगे आपको सवाल वाल पे, तो गुना भाग मत करिए, सिस्टम बन गया। ठीक, अब देखो, 1773 से पूर्व
समझिएगा केवल इस बात को भी आप। भारत में कंपनी के 3 मुख्यालय थे। एक था बॉम्बे, एक था कलकत्ता और एक था मद्रास। और आसपास के सारे केंद्र इसके अंतर्गत थे। तीनों का जो हेड होता था वो प्रेसिडेंट कहलाता था। तो जितने भी अधिकारी होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, नीचे के अधिकारी होंगे, सबको नियुक्त कौन करता था? डायरेक्टर। भारत में 1773 एक्ट से पहले भी नियुक्ति कौन कर रहा था अंग्रेजों की? डायरेक्टर। बट कंपनी का डायरेक्टर सरकार से बाहर थोड़ी है, सरकार ही तो कंपनी को अधिकार दे रही है। सरकार जब चाहे अधिकार वापस ले ले। तो डायरेक्टर कुछ भी करेगा तो सरकार के मंत्रियों को तो खुश रखेगा ही, या उनकी बात तो मानेगा ही। कोई कंपनी सरकार के बाहर जा सकती है क्या? नहीं ना। बट कंपनी को सरकार ने चार्टर दे रखा था कि तुम व्यापार करो भारत से और पूर्व के देशों से। जब कंपनी ने पलासी बक्सर के बाद यहाँ कब्जा कर लिया 72 में, डायरेक्ट शासन, अब यहाँ पे कंपनी ने सीधे शासन शुरू कर दिया इस वाले इलाके पे। अब हुआ कि भाई अब तक तो हमने चार्टर दिया था व्यापार करने के लिए, अब शासन कैसे करेगी कंपनी? उसके लिए ब्रिटेन में गाइडलाइन बनाया गया 73 के अधिनियम में, कैसे शासन होगा। तो ये बनाया गया कि भारत में 1+4, ठीक, ये इसके भी बॉस होंगे और इसके भी बॉस होंगे। हमने क्या लिखवाया? एक बंगाल का गवर्नर जनरल, नाम क्या रखा गया? बंगाल का। अंग्रेजों का एक्चुअल कब्जा कहां पे है? अभी केवल बंगाल में है, बाकी छोटे मोटे नियंत्रण है उसके पास। तो उस अधिकारी को नाम ही दे दिया गया बंगाल का। जब यही अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत पे हो जाएगा तो बंगाल की जगह नाम कर दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, नाम बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब क्या कहा गया, भाई तुम पांचों जो होगे पूरे भारत में जितना अंग्रेजों के पास एरिया उसके तुम बॉस, यानी तुम्हें सारे भारत में निर्णय लेने हैं भारत के लिए। संसद ने जो कानून बना दिया वो हो गया, आगे उसके आधार पे कानून तुम ही बनाओगे पांचों, ठीक। और सारे निर्णय भी तुम लोगे। अभी शुरुआती स्टेज है, 1+4। ये हो गया केंद्रीय शासन। भारत में अंग्रेजों ने जब डायरेक्ट शासन शुरू किया तो भारत में केंद्रीय शासन का विकास, केंद्रीय सरकार का विकास। 73 से कहानी शुरू होती है केंद्रीय सरकार की, नंबर 1। समझ में आ रही बात सभी को? अंग्रेजों ने अपने केंद्रीय सरकार का सिस्टम कैसे शुरू किया था? ऐसे 73 के अधिनियम से शुरू किया। इसी में एक प्रावधान मैंने क्या लिखाया आपको, कि बॉम्बे एवं मद्रास को केंद्र की बात माननी है, अधीक्षण का अधिकार होगा। इसमें यह बता दिया गया ये पांचों सुपरविजन करेंगे, तुम्हारा देख रेख करेंगे, ठीक। उस समय समझ लो ये हो गया आपका अंग्रेजों का छोटा सा एक प्रांत और ये हो गया अंग्रेजों का एक प्रांत। बंगाल भी अलग से एक हो गया आपका, है ना। तो आपसे जब पूछा था संवैधानिक विकास, तो एक क्या हुआ था, भारत पे शासन कौन करेगा? तो 1+4। और प्रांतों को 1+4 की बात माननी है, कुछ मामलों में वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं किए गए थे। इस तरह से भारत में शासन की बुनियाद शुरू होती है। बाकी पॉइंट तो सब सपोर्ट में है। संवैधानिक विकास के लिए ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 1+4। अब देखो, अब नोट्स में आ जाओ जरा। आप देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया आपको। पहला लिखाया, कंपनी समय समय पे सरकार को रिपोर्ट करेगी भारत के मामले में। अब ये एक जो है अपने डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, पांचों डायरेक्टर सरकार को बता देगी, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को, भारत में क्या चल रहा है। ऑब्वियस है, रिपोर्ट में देंगे कि भारत में अभी ठंड चल रहा है, ठीक है, फॉग चल रहा है, जो भी है ना। समझ में आ रही बात? पहला पॉइंट ये था, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट मैंने क्या बताया था, भारत में जो भी इलाका कंपनी के पास है वहां पे अंग्रेजों की तरफ से व्यापार और नौकरी इसके रास्ते से ही होगा, अपनी मर्जी से कोई अंग्रेज नहीं आ पाएंगे यहाँ, ठीक। समझ में आ रही है बात? डायरेक्टर तय करे, कंपनी के जरिए होगा, लिखा है मैंने। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, भारत पे शासन कौन करेगा? 1+4। जो जो हिस्सा अंग्रेजों के पास है, पूरा भारत नहीं है उनके पास अभी। 73 का अधिनियम अब ऐसा नहीं कि मैसूर पे, कर्नाटक पे, हैदराबाद पे, पंजाब पे, सब पे लागू हो गया। ये वहीं लागू होगा जहां अंग्रेजों का नियंत्रण। समझ पा रहे हैं सभी लोग? विस्तार के साथ सिंक है पूरा का पूरा अधिनियम, ठीक। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया।
और हमने समझाने के लिए बता दिया कि भारत के लिए देखो, एक कानून संसद बना रही है, दूसरा कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? इन पांचों को। भारत के लिए कानून संसद बनाएगी, फिर ये बनाएंगे। कोई आप काम करोगे, कानून तो बनाओगे उसके लिए ना। तो ये वाली बात है, थोड़ा समझ में आ जाए कि अच्छा कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया। ये कैसे काम करेंगे? बहुमत के आधार पे करेंगे। इसमें बड़ी विवाद था, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं समझा दूंगा आपको। कंट्रोवर्सी था उसमें, कुछ टेक्निकल चीजें भी थी उसमें। ठीक, 4 मेंबर थे, फ्रांसिस, ठीक है, क्लेवरिंग, मानसन, बोरवेल, तो बहुत सारे इशू थे वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा। ठीक है, पांचों को लेकर बड़ा इशू था। कभी कभी गोली वोली भी ठाए ठाए चल जाता था इन लोगों के बीच में, है ना। वो भी देख लेंगे हम, रिक्वायर्ड एज। ये बात बता दी आपको। अब भारत में जो भी अंग्रेज काम कर रहे हैं कंपनी के द्वारा, कोई भी उपहार एवं रिश्वत नहीं लेंगे। केवल कलकत्ता शहर के लिए उच्चतम न्यायालय, पूरे बंगाल के लिए नहीं, इनके केवल कलकत्ता। मैंने क्या लिख पाया आपको उसमें? कलकत्ता शहर के लिए उच्चतम न्यायालय। आपको लगेगा उच्चतम न्यायालय तो पूरे भारत के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट। ये तो विकास है ना, विकास की अवस्था में ऐसे ही होता है। ठीक, केवल कलकत्ता शहर के लिए था। फिर क्या होगा आगे चल करके? बॉम्बे और मद्रास में भी उच्चतम न्यायालय अलग अलग होंगे। ठीक, इससे ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं जानना। अभी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। ये हो गए आपके प्रावधान। समझ में आ रही बात? कैसे सिस्टम काम कर रहा है, यहां से यहां और यहां से फिर सिस्टम, भारत में शासन का मैकेनिज्म कैसे बनाया जा रहा है। ठीक, प्रोविजन आपको याद रखने हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक, कंपनी रिपोर्ट करेगी, एक कंपनी के पास एकाधिकार होगा, 1+4, बहुमत, अधीक्षण, उपहार एवं रिश्वत, उच्चतम न्यायालय। ये हो गए आपके पॉइंट्स। हमने बताया था आपको सिनॉप्सिस वाला मॉडल। एक एक शब्द लिख लीजिए कि उसमें क्या है, पूरा याद होगा तो आप लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। सपोर्ट देखकर बताते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में कठिनाई नहीं है, और बिना देखे आप बता देते हैं इसका मतलब आप लिख भी देंगे। ये बात मैं हर बार समझाता हूं आपको। ठीक, बहुत सारे बच्चे ना, देखो आप बच्चे हैं ना, मैं जब आप मुझसे सवाल पूछने आते हैं अकेले में ना, तब मुझे रियलाइज होता है अच्छा अभी भी बात इनके दिमाग में नहीं बैठी है। इसीलिए मैं इतना रिपीट करता हूं इस वाले पॉइंट को। बहुतों के दिमाग में बैठ गई, बट मैं चाहता हूं ये बात बैठी, लेकिन मुझे ये याद रखना है। थोड़ी बहुत जैसे आपको लगे कार्यपालिका क्या होता है, विधायक, जितना भी समझाया उतना ही समझिएगा। पॉलिटी की क्लास में बहुत बृहद पिक्चर बनेगी। अभी हमने बता दिया केंद्रीय कार्यपालिका का मतलब आप पीएम, मंत्रिपरिषद, आईएएस, आईपीएस, यही सब होते हैं। इतना समझ लीजिए आप, अभी यही काफ़ी है आपके लिए। विधायिका का मतलब संसद समझ लीजिए आप। ठीक है, ऐसे देखिए आप। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कंट्रोल नहीं हो पाया था, बड़ी सारी समस्याएं थी इसमें। अगला पॉइंट लिखें आप इसके बाद 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इक्यासी का संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, इक्यासी का संशोधन, ये था 73 के अधिनियम में संशोधन के लिए। ठीक है, ये था 73 के अधिनियम में संशोधन के लिए। लिख लें आप जरा पॉइंट। पहला पॉइंट लिखें आप कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले, अधिकार क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों पर होगा, जैसे अब जब कानून बन गया ना तो उसमें क्लियर नहीं था ये जो उच्चतम न्यायालय केवल अंग्रेजों का मामला देखेगी कि भारतीयों का भी देखेगी, या और भी यूरोपियन जो भी कलकत्ता में रह रहे हैं। अभी साफ कर दिया गया 81 में, कलकत्ता का जो शहर का एरिया उसमें कोई भी रह रहा है,
वहां कोई भी विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में वहां उस समय कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ठीक, साफ कर दिया गया 81 में, यानी 73 में इस बात को क्लियर नहीं किया गया था। इसका मतलब ये हुआ 73 के अधिनियम में ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताया, कंफ्यूजन था ये। ठीक है, रहने वाले सभी लोगों पर होगा, इसी में लिखें तथा निर्णय के दौरान ब्रिटिश कानूनों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं का भी ध्यान रखेगी। ठीक है, ये ये भी पहले क्लियर नहीं था कि जो उच्चतम न्यायालय होगा ब्रिटिश कानून से चलेगी कि भारतीय कानून भी थे उस समय। अब कह दिया गया जैसे कोई भारतीयों का मामला आ रहा है, उसमें भारतीय कानून का भी ध्यान वो निर्णय के दौरान रखेगी। दो चीजें क्लियर कर दी गई उच्चतम न्यायालय के लिए। एक और पॉइंट लिख लें इसमें आप संशोधनात्मक अधिनियम में, देखिए गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा ये शब्द लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित कानून ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेगुलेशन या विनियमन। रेगुलेशन अंग्रेजी में, उसका हिंदी है विनियमन। मैं भी समझा रहा हूं उसके बारे में। ठीक, रेगुलेशन वर्ड याद रखिएगा, हिंदी वाला याद रहे ना रहे ये याद रखिएगा। गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित कानून, यानी ये पांचों यदि कोई कानून बनाता है तो उस कानून को क्या कहते थे, रेगुलेशन। देखो ये पांचों संसद निर्वाचित नहीं है ना, ये एक्ट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रेगुलेशन। इसको पावर किसने दिया, 73 के अधिनियम ने कि तुम काम करो। ठीक, तो परिषद के द्वारा पारित कानून को लिखें, पारित कानून को पारित कानून को लिखेंगे आप उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक, पहले क्या कर दिया गया था कि आप कोई भी कानून बनाएंगे ना पांचों, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाना पड़ेगा आपने क्या बनाया। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो कानून आपका मान्य, उसमें बड़ी समस्या आने लगी थी। ठीक है, तो अब कर दिया गया कि नहीं, आपको उसमें रजिस्टर्ड कराने की जरूरत, आपने बना दिया तो बना दिया, आप अपना काम करिए। अब तो 81 का अधिनियम पारित किया गया था इसकी कुछ गलतियों को सुधारने के लिए, ताकि बेटर तरीके से भारत में सरकार काम, ये सरकार के काम को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें, ये सब उनका सिस्टम चल रहा है, भारत में कैसे काम करेंगे। ठीक, यहां नोट करके लिख लें आप, सत्रह सौ चौहत्तर में 1774 में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और एलिजा इम्पे, ये नाम है एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव में कभी काम आ जाए। नोट में एक और पॉइंट लिखिएगा, 1773 का अधिनियम, 73 का अधिनियम भारत पर शासन के लिए, भारत पर शासन के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित पहला अधिनियम था। पारित पहला अधिनियम था। ठीक, ऐसे जानकारी के लिए भारत पर शासन के लिए हमने बताया ना, इसके पहले कंपनी चार कुछ भी व्यापार के लिए, शासन के लिए पहला अधिनियम है 73। भारत पर शासन कैसे चलेगा? क्लियर सभी को? तो 73 का अधिनियम, 81 का अधिनियम भी 73 का ही पार्ट है, उसी का संशोधन है। ठीक, थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि किस बैकग्राउंड में पास हुआ, भारत पर शासन कैसे चलेगा उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया हमने, और कुछ गलतियों को इसमें सुधार किया गया जिससे अंग्रेजों को भारत में शासन में कठिनाई आ। ठीक, अगला लिखें अब आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, शीर्षक देते हैं आप। देखिए आप, 1784, 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 84 का पिट्स इंडिया, पिट्स हो गया आपका पीएम। पिट्स जो थे वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स हो गए प्रधानमंत्री, है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, नाम उनके नाम पे एक्ट का नाम रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, एक बार हम लोग यहाँ पे भी बैकग्राउंड थोड़ा सा लेंगे, ठीक, इसके बाद हम बैकग्राउंड का यूज नहीं करने वाले, बाकी प्रावधान पढ़ेंगे। अब लिख रहे हैं यहाँ पे भी प्रावधान, सॉरी पृष्ठभूमि, यहाँ पे भी लिख रहे हैं आप पृष्ठभूमि। ठीक है, आप कि कंपनी का आर्थिक संकट बना हुआ था, आर्थिक संकट बना हुआ था। ठीक है, संकट ठीक नहीं हुआ 73 के बाद अभी तक। ठीक है, इसी में लिखें आप, प्रथम मराठा युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध एवं द्वितीय मैसूर युद्ध से, प्रथम मराठा युद्ध एवं द्वितीय मैसूर युद्ध से कंपनी का न केवल आर्थिक संकट गहराया, आर्थिक संकट गहराया बल्कि, आर्थिक संकट गहराया बल्कि उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी, उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची, चोट पहुंची, है ना। ठीक है, प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। अब आप याद करिए, पहला मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1782। दूसरा मैसूर युद्ध 80 से 84। दोनों में क्या हुआ था? युद्ध बराबरी पर। कंपनी के खर्चे तो बहुत हुए, बट कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ उसे। ब्रिटेन में खलबली मच गई, बंगाल बिहार उड़ीसा जीता तो बहुत उत्साहित थे, भाई अब आगे संभव नहीं है, वहां पे पैसे भी खूब बर्बाद हो रहे हैं उसमें। जरूरी है कि कंपनी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ऐसा ना हो कि जो हाथ में लगा वो भी हाथ से निकल जाए। ये वाली बात शुरू हुई थी, शेयर धारक में चिंता आ गई थी वहां पे।
जो हम लोग मुनाफा कमाए, ऐसा नहीं कि सब डुबा देंगे, मतलब ये वाली बात। तो बैकग्राउंड का अपना एक रोल होता है, ठीक है, कि किस सिचुएशन में कानून बन रहे हैं। एक तो सिचुएशन ये हो गया आपका, अगला लिखें आप। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों, ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने की मांग जारी थी। बुद्धिजीवियों के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने की मांग जारी थी। ठीक? नियंत्रित करने की मांग जारी थी। ठीक है, वो अभी भी हार नहीं माने हैं, हमेशा हंगामा, कंपनी को कंट्रोल करो, ये चल रहा है उनका भी, वो भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। 1773 का अधिनियम प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था, और न ही सरकार का कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित हुआ था। सरकार पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हुआ था। कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो पाया था। ठीक है, अब आपको देखा होगा आपने पिछले एक्ट में, कंपनी खुद प्रतिवर्ष रिपोर्ट करेगी, सरकार का तो कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। तो एक अधिनियम तो अगला फिर बनना ही था, ताकि सरकार का कंट्रोल कंपनी पे एक्चुअल स्थापित। 84 का अधिनियम क्यों, उस बात को देख रहे हैं, बैकग्राउंड को देख रहे हैं। एक और पॉइंट लिखें आप। देखिए, अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, जो 1783 में, 1783 में स्वतंत्र हो चुका था। अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जो 1783 में स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, 1783 में स्वतंत्र हो चुका था। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, सबसे लाभदायक उपनिवेश, सर्वाधिक लाभदायक उपनिवेश। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है हमें, जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था ना, वैसे अमेरिका, यूएसए भी अंग्रेजों के अधीन था। बट 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अमेरिका से सबसे ज्यादा इनकम होता था अंग्रेजों को। अमेरिका हाथ से निकलने के बाद ब्रिटिश सरकार जो है, वहां के पूरे सिस्टम जो था, वो सब चिंतित थे कि आगे हम ऐसा किस उपनिवेश में संभावना है। उनको लग रहा था कि ऐसी संभावना भारत में अभी है। समझ में आ रही है बात? सरकार को लगने लगा था जो अमेरिका में पहले प्रॉफिट था, वही संभावना भारत में भी आगे भविष्य में। हमें भारत में सावधानी से चलना होगा। मतलब पहले वो थोड़ा कैजुअल थे, क्योंकि अमेरिका उनके पास था 73 में। जब अमेरिका हाथ से निकल गया, तो उनको था कि वैसा ही उपनिवेश चाहिए, तो भारत में संभावना उन्हें, जो 84 का अधिनियम पारित हुआ, तो वहां की सरकार के जहन में ये सारी बातें चल रही थी ब्रिटेन में। वहां पे इस तरह की बातों पे चर्चा हो रही थी भारत में। इन सब बातों को ध्यान में रख करके नया अधिनियम बनाना है। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक, तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड। अब आप लिखें प्रावधान। प्रावधान लिख लें आप। लिखेंगे आप ब्रिटेन में, हाँ,
अमेरिका से कैसे उनको, जैसे हमने ये देखा ना कि बंगाल बिहार उड़ीसा पे कंपनी ने कब्जा किया तो उससे कंपनी को कैसे फायदा हो रहा था, रेवेन्यू उनके पास आ गई, ठीक, प्रशासन उनके पास आ गया, और उससे वो क्या कर रहे थे, अपना सारा खर्च निकाल रहे थे। वैसे ही अमेरिका भी उनके पास था, तो अमेरिका के रेवेन्यू किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी, प्रशासन में उनके पास था। सेम मॉडल है, तो भारत का मॉडल है। हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष, वहाँ हम उदाहरण देके भी बताएंगे आपको, जैसे नेविगेशन एक्ट है, करेंसी एक्ट है, शुगर एक्ट है, स्टैंप एक्ट है, ये सब एग्जाम्पल है वहाँ के, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी जैसे भारत का शोषण वैसे अमेरिका का शोषण, सेम कहानी थी। प्रावधान में लिखेंगे आप पहला पॉइंट, देखिए ब्रिटेन में 6 सदस्यीय, 6 मेंबर वाला, ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, का नाम ही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक, लिखेंगे। इसमें 2 सदस्य थे, इसमें 2 सदस्य थे, ब्रिटिश वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, में 2 मेंबर थे, ब्रिटिश वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, तथा 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे, प्रीवी, PRIVY, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे, ठीक है। वित्त मंत्री विदेश मंत्री को कुछ समझना तो है नहीं, मंत्रिमंडल के होते हैं वित्त मंत्री विदेश मंत्री। प्रीवी काउंसिल ना ब्रिटेन में एक संस्था थी, ठीक, लिखना नहीं आपको, ये सुन लीजिए आप। प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में एक संस्था थी। उपनिवेशों में जब कोई भी विवाद होते थे और उसका सॉल्यूशन वहाँ के न्यायालय में नहीं होता था, तो लोग वहाँ के न्यायालय के अगेंस्ट में अपील करते थे प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल के जो मेंबर होते थे उनका ब्रिटेन का क्राउन से नियुक्त करता था। अंग्रेजों के जितने भी उपनिवेश थे ना, उपनिवेशों के मामले वहाँ जाया करते थे, ठीक। बाकी प्रीवी काउंसिल के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे, 6 हो गए आपके। ब्रिटेन में क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कितने मेंबर थे, 6, 2 वित्त मंत्री और विदेश मंत्री और 4 प्रीवी काउंसिल। तो इसके मेंबर्स भी ना बढ़ते घटते रहेंगे, ठीक। अभी ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बार बस बता दिया, आगे हमें कब घटा कब बढ़ा उसमें ध्यान नहीं देना है हमें, बस मैकेनिज्म समझना है कि अंग्रेजों ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम बनाया, इसके लिए जरूरी है इसको जानना, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के डायरेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे, और डायरेक्टर उसी निर्देश के अनुसार भारतीय शासन का संचालन करेंगे। डायरेक्टर उसी निर्देश के अनुसार भारतीय शासन का संचालन करेंगे। ठीक। 1784 में देखो सरकार ने क्या बना दिया ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने मेंबर हैं इसमें, 6। ये किसको निर्देश देंगे, डायरेक्टर को।
पहले वाले में 73 में क्या था, कंपनी रिपोर्ट करेगी, ये बताएंगे इसको, ये बताएंगे इसको। अब क्या कर दिया कि नहीं, ये बताएगी आपको कि क्या करना है, और आप बताइए अपनी टीम को कि भारत में शासन कंपनी के माध्यम से होगा। एकदम गेम चेंज। समझ में आ गई बात? पहले में कंपनी को फ्री हैंड दे दिया गया, 84 में एकदम से कहा गया कि नहीं, आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात। कहने का मतलब ये सरकार का ही एक पार्ट बन गया, अब ये निर्देश बताएगी आपको भारत में क्या करना है। 84 के बाद भारत में कुछ भी कंपनी कर रही है तो ब्रिटिश सरकार उसके दायित्व से नहीं बच सकती कि कंपनी ने ऐसा किया, क्योंकि आपने कानून में ही बना दिया था 84 में कि कंपनी भारत में जो भी करेगी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या सरकार के निर्देशानुसार। कंपनी तो बस एक मुखौटा बन गया। इसके बाद 84 के बाद भारत में कुछ भी हो रहा था सब सरकार के निर्देशानुसार। ठीक, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए। अभी देखा ना आपने, 73 में कंट्रोल नहीं था, 84 में पूरी तरह से सरकार ने एक तरह से अप्रत्यक्ष कंट्रोल। 1858 में क्या होगा, हम आगे अभी समझा रहे हैं आपको। इसको हटा दिया जाएगा, तुम्हें कोई निर्देश नहीं देना है, हम सीधे निर्देश दे देंगे भारत में, हम तुम्हारी कोई जरूरत, बिचौलियों की जो भूमिका खत्म कर दी जाएगी इसकी। इतना ही चेंज आएगा। ठीक, 58 तक कंपनी के जरिए जैसे चलेगा शासन, उसके बाद सरकार सीधे निर्देश देगी भारत में। भारत में सिस्टम सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस निर्देश सीधे आएगा। उसके बाद ये आगे आ जाएगा जब पढ़ेंगे तो। पढ़ने में ये देखना होता है ब्रिटेन और पहले फेज में कंपनी के रिलेशन, सरकार और कंपनी के रिलेशन, ये भी एक जरूरी पहलू होता है जब हम पढ़ते हैं पहला फेज संवैधानिक विकास का। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों किया सरकार ने, तो पीछे उत्तर है, अमेरिका हाथ से निकल चुका था, आर्थिक संकट बना हुआ था, दो दो युद्धों में कंपनी को गच्चा खाना मतलब नुकसान ही हुआ था। ठीक है, थोड़ा गच्चा मतलब धोखा, ठीक है ना, कुछ कुछ खास उसको हासिल आया नहीं मतलब। और आप यदि देखोगे इस तरह से पॉइंट, तो पीछे का सब सिस्टम याद है। पहला मराठा युद्ध आपको याद होगा, बॉम्बे वालों ने रघुनाथ राव से संधि कर ली, तुम्हें पेशवा बनाते हैं, आ जाओ। याद है सभी को? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी है मराठों से, भी स्थिति ठीक नहीं है। उसने क्या किया, पुरंदर की संधि। बॉम्बे वालों ने किसको कंप्लेन कर दिया, कंपनी के, भाई वो लड़ने नहीं दे रहा। डॉक्टर ने कहा नहीं तुम लड़ो, बोला ठीक है भाई लड़ते हैं, उसने आदेश दिया। तो बड़ा गडमड था, उनको समझ भी नहीं आता क्या करना है। इनको अधिकार दे दिया गया ना, अधीक्षण का अधिकार है। इसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कहा कि नहीं मराठों को लड़ाई नहीं, मराठों से लड़ाई नहीं करनी है। इसने ऊपर कंप्लेन कर दिया, इसने कहा कि नहीं लड़ाई करनी है। तो अधीक्षण किस मामले में, ये भी क्लियर नहीं। तभी तो हमने कहा प्रभावी तरीके से शासन भी नहीं चल पा रहा था, कैसे चलाना है, एकदम क्लैरिटी होनी जरूरी है। इसलिए एक लाइन में क्लियर कर दिया गया, आपको सरकार की बात माननी है। बात, ये सब कंफ्यूजन थे। थोड़ा ऑप्शनल होता है ना, तो थोड़ा सा ऑपरेशन और बढ़ा देते हैं इसमें हम लोग, एक पॉइंट इधर, पॉइंट दो चार पॉइंट इधर उधर करते रहते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए बहुत है ये, ऑप्शनल के लिए भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, इंफॉर्मेशन बढ़ा देते हैं। कॉन्सेप्ट में तो इतना भी फर्क नहीं पड़ना है, जीएस में और ऑप्शनल में, ठीक, बस इतना है। तो आप एक समझ बननी चाहिए कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। देखो आप देखिएगा, फाइनली केवल समझ जाती है एग्जाम तक, कुछ पॉइंट्स अभी से आप याद करोगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे, भर भर के नंबर आएंगे। कुछ याद ही नहीं रहता वहां पे, तो जो इतना याद होता है लोग उतना लिख के आ जाते हैं, उसी में लोग आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। याद ही नहीं रहता है वहां पे, इतना पढ़ना होता है। ये एक सच्चाई है। आप अभी से यदि याद कर ली है ना, तो अलग ही बात रहने वाली है। और लिखना समझ गए कैसे लिखना है, दो मंत्र हैं, अदरवाइज कोई भी अच्छे बच्चे भी, इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को अब मिलेंगे हमसे भी, बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स सब हैं, ऐसे बातचीत में क्या तुम्हें कितना क्या ध्यान था, क्या लिखे थे तुम, सर बस इतना ही याद आया था। बट वो कॉन्फिडेंस आ जाता, उनको ये पता होता कि बाकियों को भी इतना ही याद होगा, किसी को एक ज़्यादा होगा कम होगा, बेहतर तरीके से लिख देना है, वो समझ बन जाती है। हम भी वहाँ पे हैं जहाँ बाकी प्रतिद्वंदी हमसे आगे नहीं है। ठीक, हिस्ट्री में तो आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, मेरी बात समझ में आ गई
100 नंबर का मान लो इतिहास, 5 नंबर का तो एडवांटेज मैं कभी भी दे दूंगा आपको मैं। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड में कभी भी एडवांटेज है, यदि केवल मेरी बात समझ गए मेंस में, तुम 100 में 5 का एडवांटेज मिनिमम है। अंग्रेजी के बच्चे भी धड़ल्ले से जो हिंदी समझते मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को लेकर ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे कहानी कुछ बता रहे हैं, समझ नहीं बना पाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो प्रश्नों को समझने में फिर समस्या आ जाती है, जब क्वेश्चन नए तरीके से कुछ आ जाते हैं तो। ठीक है, वो समस्या आती है तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है बच्चों को। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, पुराना क्वेश्चन का उत्तर घर में बैठ के लिख लिया, बच्चों को लिखा दिया, बच्चों को दे दिया, हमने अपलोड करा दिया। अपलोड नहीं, हमने जो पढ़ा उसके आधार पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, आपको सॉल्व करना है साथ साथ। हम जो पढ़ रहे हैं उसके आधार पे पुराने को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो नया क्या करेंगे हम। हमें ये स्किल सीखना है। कल हमारे पास अनसिन सिचुएशन आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगा, हमारी तैयारी उसको हैंडल करने वाली होनी चाहिए, कंफर्ट नहीं। हाँ सब ठीक चल रहा है, नहीं, उथल पुथल होनी चाहिए। ठीक, तो दो महत्वपूर्ण बात आपको बता दी यहाँ पे, क्योंकि अब आगे यही सिस्टम चलेगा 1858 तक। ये निर्देश देंगे और ये निर्देश देंगे, ठीक ऐसे ही चलने वाला सिस्टम। सेटल हो गया कंपनी और सरकार का रिलेशन। अब थोड़ा बहुत उसमें कुछ कुछ बातें और ऐड होंगी। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल, शासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल एवं 3 सदस्यीय परिषद का प्रावधान, 3 सदस्यीय 3 मेंबर परिषद का प्रावधान, कॉमा देख लिखे आप, बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, इसी में लिखेंगे कॉमा लेकर, बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तथा तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार होगा, तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार होगा। ठीक, अब 1+3 क्या हो गया, जैसे पहले 1+4 था वही 1+ सेम चीज़ है, एक संख्या कम कर दी। अब देखो 1+4 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गए। ठीक, जैसे हम 5 हैं, 4 आगे बैठे हुए जो ये स्टूडेंट हैं और एक मैं, हो गया 5, मान लो हम लोग हैं। अब ऐसे समझो, 3 पहले से उसमें गवर्नर जनरल के वारन हेस्टिंग्स के विरोधी हैं, ब्रिटेन से जो भेजा गया है, मेरा समर्थक एक ही है। अब जब भी मीटिंग होती थी तो 3 एक तरफ हो जाते थे, 2 एक तरफ, तो गवर्नर जनरल काम निर्णय कैसे लेगा। हमने मान लो अपना कि एक्स्ट्रा मत कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई एक मेंबर नहीं आएगा, दो दो बराबर होंगे तभी तो इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा मत किसी काम का नहीं था क्योंकि 3 पक्के विरोधी थे उसके। ठीक? तो बड़ी समस्या रही उसके समय, फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, गवर्नर जनरल को जब हम अधिकार दे रहे हैं तो वो उसका इस्तेमाल भी कम से कम करे। तब एक मेंबर 1+4 की जगह क्या कर दिया गया, अब 1+3, 2-2 में बराबरी हो जाएगा, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मत देने का अधिकार भी, ताकि निर्णय ले पाए। ऐसा ना हो जैसे कहते हैं ना डिसीजन पैरालिसिस की बात जो है, मतलब पता चला डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ये बेटर शासन के लिए सिस्टम 1+3 का बनाया। क्लियर सभी को। अगला पॉइंट, बाकी सारी बातें इसी में लिखी हुई और कुछ नहीं करना आपको। 1+3 कौन हो गया, केंद्रीय सरकार, कार्यपालिका, विधायिका। 73 में मैंने लिखा दिया आपको, जब आगे चेंज करूंगा तभी बात समझ में आएगी, सेम चल रहा है। नेक्स्ट लिखें आप, अगला पॉइंट, युद्ध कूटनीति, युद्ध कूटनीति तथा राजस्व के मामले में युद्ध कूटनीति तथा राजस्व के मामले में
ठीक है। युद्ध कूटनीति एवं राजस्व के मामले में युद्ध कूटनीति एवं राजस्व के मामले में बॉम्बे एवं मद्रास को राजस्व के मामले में बॉम्बे एवं मद्रास को गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया। ठीक है। पहले वाले में क्या था आपको याद होगा, अधीक्षण का अधिकार, क्लियर नहीं था, सुपरविजन। अभी साफ कर दिया गया, ये दोनों अपनी मर्जी से किसी से युद्ध नहीं करेंगे कि मराठों वाला पंगा पहले हो चुका था। ये अपनी मर्जी से किसी नई शक्ति से संबंध नहीं रखेंगे, ये केंद्र को अधिकार होगा। ना अपनी मर्जी से कोई टैक्स वगैरह, ये सब केंद्र से तय होगा। क्लियर सभी को? प्रांतों को साफ साफ कह दिया गया, तुम्हें इन मामलों में केंद्र की बात, अंग्रेज अपना सिस्टम कैसे शासन करेंगे बना रहे हैं, नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो गया एकदम? पहले से मैं तुलना करके बता रहा हूं, अधिक्षण अभी साफ कर दिया गया, अधिक्षण नहीं, इन मामलों में आपको बात माननी है। आज का लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप। आज का लास्ट पॉइंट लिख लें आप, लिखें। भारत में ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश सरकार ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी। ठीक, साम्राज्य का विस्तार, अंग्रेजों ने 84 में साफ साफ लिखा था कि हम भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे अपने कानून में। बट आपको तो पता है कि 84 के बाद भी लगातार युद्ध चलते रहे, 90 से 92, 99 सब। बेसिकली क्या था कि अब अंग्रेजों को लग गया था कि जो मराठों के साथ युद्ध बराबरी पे समाप्त हुआ, मैसूर के साथ, अभी थोड़ा रुक करके पहले मजबूत कर लेते हैं अपने आप को। कंपनी को निर्देश दे दिया गया, अभी कोई विस्तार युद्ध तुम्हें अभी करने की जरूरत, ठहरो पहले, अभी जो है पहले उसको मजबूत। समझ में आ रही बात सभी को? इस तरह से प्रोविजन। अब आप एक बार केवल प्रावधान पढ़ लीजिए आप हमारे साथ साथ 84 के अधिनियम में। पहला हमने क्या बताया, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कहां बना था, ब्रिटेन में। मेंबर के बारे में बता दिया, ये किसको निर्देश देंगे, कंपनी के डायरेक्टर को। एक बात ये बता दी, पहले भारत प्रशासन के लिए कितना था, 1+4, अब घटा के कितना कर दिया गया, 1+3। 5 में क्या होता था, निर्णय लेने में कठिनाई, क्योंकि 3 विरोधी थे उसके। किसी भी स्टूडेंट को जैसे कोई भी समस्या होगी, हमने पहले भी कहा है, पढ़िएगा, फिर रिकॉर्डिंग क्लास देख लिया करिएगा, क्योंकि उसको जितना समझाना है अब उसका कोई तरीका और नहीं है। ठीक है, आप आराम से समझिएगा, उसको कहीं लगता है मिसिंग हो गई, रिकॉर्डिंग क्लास एक बार देख लीजिएगा, उसी पॉइंट पे जा करके, पूरा क्लास देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक बार देख लिया करिए, आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, उसकी ये तो पूरा बता ही दिया आपको। बॉम्बे एवं मद्रास को साफ साफ कह दिया गया, युद्ध कूटनीति और राजस्व में आपको बात माननी है सेंटर की, और अंग्रेज भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। एकदम क्लियर है, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है भारत में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने 3 एक्ट की बात की, 73 का अधिनियम, 81 का अधिनियम और 84 का अधिनियम। आगे हमें केवल प्रावधान के बात करने हैं, कोई पृष्ठभूमि वगैरह नहीं। यहाँ एक सिस्टम बन गया है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, पुराने क्लास नोट्स को भी रिवीजन करिएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी इधर रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, आज क्लास में आए पहली बार, वो बच्चे रुक जाएंगे अभी। ठीक है, बाकी बच्चों से आग्रह है कि आप सब आज जाइए, कल हम लोग सब से इकट्ठे मिलेंगे, फिर कल क्रिसमस मनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, क्लास के साथ साथ ऑनलाइन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। हाँ सुनो, कल का टाइम भी 2 से 4 होगा, परसों फिर टाइम थोड़ा बहुत मैं पहले ले आऊँगा मैं उसको। कल भी आपका 2 से 4 रहेगा टाइम, ध्यान है ना सभी को?
हाँ, परसों फिर थोड़ा सा 15 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा 2.5 घंटे, लेकिन कल ही बताऊंगा आपको मैं परसों के बारे में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। फटाफट क्लास खाली करो एकदम। ठीक है, थैंक यू सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, थैंक यू।